सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग लेके आए हैं इंटरव्यू सेशन जो कि है निकिता के साथ, और ये आईसर पुणे में पीएचडी कर रही है। तो हम इनसे किस किस तरीके के एग्जाम्स और कैसे तैयारी करी और क्या क्या चीजें इन्होंने अपने रिसर्च टॉपिक पे रखी आईसर में इंटरव्यू के दिन, और उसके बाद किस तरीके से इन्होंने क्लियर किया, तो वो सारी चीजें हम लोग जानेंगे। तो हम आपके लिए वीडियोस जो कि रिलेटेड होती है लैब से और इंटरेस्टेड होती है हमारी जो इंटरव्यूज है, या फिर रिगार्डिंग जितने भी इंटर्नशिप्स है, समर इंटर्नशिप्स है, तो उसके रिगार्डिंग हम अपडेट आपको देते रहते हैं। तो आज का अपडेट है कि आप किस तरीके से आईसर्स, आईआईटीज या बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं उनका आप इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं, एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, और उसके बाद जो आगे लाइफ होती है तो वो किस तरीके से जो निकिता है वो आपको बताएंगी। तो अब हम निकिता से ये बोलेंगे कि आप हमारे लिए अपना बैकग्राउंड और इंट्रोडक्शन दे, और आपका रिसर्च थीम क्या है और किस तरीके से आपने प्रिपरेशन करी वो आप हमारे लिए बताएं। तो निकिता, आप बताइए आपका बैकग्राउंड और किस तरीके से आपने सारी चीजें धीरे धीरे, मतलब पीएचडी जर्नी आपने कैसे स्टार्ट करी। ओके। सो थैंक यू फर्स्टली तो कि आपने मुझे इनवाइट किया इसके लिए, इंटरव्यू के लिए। एंड जो इंट्रोडक्शन है तो मेरा नाम निकिता खंडेलवाल है एंड आई एम बिलोंग्स टू बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। ओके, सो मेरा अपना बैचलर्स वहीं से अपने होम होम टाउन टाउन से कंप्लीट किया है और उसके बाद मैंने अपना मास्टर्स जोधपुर से किया, जो जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर में है। ठीक है। तो उसके बाद मैंने जैसे सीएसआईआर के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट किया और उसके बाद सीएसआईआर देने के बाद जो मैंने सिक्योर किया वो AIR 94 एंड गेट भी क्वालिफाई किया था। तो गेट तो जस्ट क्वालिफाइड था, इतना कुछ ज़्यादा अच्छा था नहीं। एंड उसके बाद मैंने कुछ आईआईटीज और आईजेस में अप्लाई किया था और मेरा कुछ आई मतलब आईआईटी में भी हुआ था सिलेक्शन एंड आईजेस में भी हुआ था। तो मैं आइजर पुणे में हूँ, तो वहाँ मैंने पीएचडी के लिए ज्वाइन किया है। ओके। सो आइजर आपका आईआईटीज में भी हुआ, और अब आप आइजर में हैं, तो आपको क्या डिफरेंस या क्या अपॉर्चुनिटी मिली कि आपने आइजर को सेलेक्ट किया अपने पीएचडी के लिए अपार्ट फ्रॉम आईआईटीज। तो बेसिकली तो ऐसा था कि फर्स्टली तो मुझे पुणे सिटी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं हम्म। को वैसे भी था कि अगर पीएचडी करना है तो पुणे जा सकते हैं। पुणे में भी ऑप्शंस अच्छे हैं, जैसे एनसीएल भी है, आइजर भी है। हम्म, पर आइजर जैसे फंडामेंटल रिसर्च ओरिएंटेड है, तो जो ज़्यादा ऐसा है कि हम लोगों को एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो हमारा एमएससी तक का था तो उसको अलाइन करता है। दैट्स वाई बाकी ओके। आईआईटीज हैं, आईआईटीज मोर लाइक ऐसा टेक्निकल ओरिएंटेड है। हम्म, तो आई थिंक आइजर बेटर ऑप्शन था मेरे लिए। ओके। एंड अगेन कि जो ये आपकी आपने स्टार्टिंग से ही इन योर मास्टर्स आपने डिसाइड किया था कि आप पीएचडी करेंगे, तो ये जो आपका माइंड सेट था कि आपको पीएचडी करनी है, तो ये किस वजह से किया? क्योंकि राजस्थान के जहाँ तक बच्चे हैं वो सरकारी जॉब या फिर कोई प्रिपरेशन करते हैं, या फिर डायरेक्ट आप बोलो तो वो रहते हैं कि हमको पैसा कमाना है। तो ये आपको आपने कैसे डिसाइड किया, और क्या आपकी फैमिली बैकग्राउंड या फिर कहाँ से आपको मोटिवेशन मिला कि नहीं मुझे पीएचडी करनी, क्योंकि एक बहुत लंबी जर्नी है, मतलब आप 5 इयर्स तक आप सोच सकते हैं कि ये कंप्लीट होगी। तो उस बेसिस पे आप मतलब क्या आइडिया देना चाहेंगे या क्या अपना बैकग्राउंड बताना चाहेंगे कि आपने क्यों पीएचडी ऑप्ट करी। फर्स्टली बेसिकली हम आइडिया वही था कि सीएसआईआर क्रैक करना है। ऑब्वियसली प्रोफेसर एमएससी के ड्यूरिंग यही बोलते हैं कि जो भी करना है आपको सीएसआईआर तो नेट क्रैक तो करना ही होगा। लेक्चरशिप चाहिए तो भी सीएसआईआर चाहिए, पीएचडी चाहिए तो भी सीएसआईआर चाहिए। तो मेरे माइंड में भी ऐसा ही था कि चलो लेक्चरशिप भी हो गया तो कुछ नहीं, हम लोग स्टेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकती हूँ मैं। फिर ओके। रिजल्ट आने के बाद मुझे लगा कि चलो जब अच्छा रैंक आ गया है, जेआरएफ मिल गया है, तो पीएचडी के लिए भी परस्यू कर सकते हैं। ओके। तो एंड अभी तक जैसे पीएचडी अगर आप आईसर में कर रहे हैं यहाँ पे, तो अब आपका फ्यूचर, सपोज कि आपका मास्टर्स तक पीएचडी फोकस था, सीएसआईआर या प्रोफेसरशिप, लेकिन जब अब आप आईसर में गए हैं, किसी बड़े इंस्टीट्यूट से हम जुड़ जाते हैं, तो उसके साथ फिर आपका क्या फ्यूचर पर्सपेक्टिव और जो
आप सोचते हैं कि आप रिसर्च फील्ड में आगे जाना चाहेंगे, तो वो कैसे चेंज हुआ, या अभी भी आपको लगता है कि आप प्रोफेसरशिप ऑप्ट करना चाहेंगे, या फिर आईसर का एनवायरनमेंट किस तरीके से आपको चेंज मतलब अभी कर रहा है, तो वो थोड़ा डिस्कस करें। आइजर का एनवायरनमेंट मोस्टली सब लोग सॉर्टेड होते हैं, उन लोगों के ऑलरेडी यहाँ स्टूडेंट्स हैं, वो अपना बैकअप प्लान 10 इयर्स तक के गोल्स को वो लेके चलते हैं। वो अपने गोल्स के थ्रू मतलब बहुत ज्यादा क्लियर है कि उनको ये करना है, कि वो उनको पीएचडी करना है, पोस्ट डॉक कहाँ से करना है, किस सिटी से करना है, किस कंट्री से करना है। तो वो मुझे लगता है कि मुझे बहुत ज्यादा यहाँ देखने को मिला है, तो मैं भी उससे जैसे सीख सकते हैं कि यार कि हम लोगों को भी अपना एटलीस्ट 5 ईयर तो प्लान करके ही चलना चाहिए। हाँ, मतलब कि जैसे आईसर्स और जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें जुड़ने के बाद आपका आगे का गोल क्लियर हो जाता है एक तरीके से। और हाँ। वो भी आपके चैनल और लिंकअप्स बन जाते हैं। सपोज कि इफ यू आर मोटिवेटेड टू डू पीएचडी और फर्दर पोस्ट डॉक, कि अब्रॉड करना है या यहीं पे ही करना है, तो वो आपका एक अपॉर्चुनिटी है, वो खुल जाती है एक तरीके से। हाँ, या मतलब ऐसा है कि हम लोग यहाँ लोगों से कनेक्ट करते हैं, उनसे बात करते हैं, तो बेटर एक्सपोजर भी तो मिलता है ना। तो वो हाँ जी। आपको मतलब आगे कोई माइंडसेट या कुछ गोल क्लियर करने में हेल्पफुल रहता है। ओके। तो और आपने जैसे एक एप्लीकेशन प्रोसेस थोड़ा अगर आप डिस्कस करें, कि सबसे पहले तो हमको गेट या फिर सीएसआईआर या ए एग्जाम्स क्लियर करने पड़ते हैं। तो ये एग्जाम क्लियर करने के बाद भी आपको आईसर में कोई और एग्जाम देना पड़ा, या आपका डायरेक्ट इंटरव्यू बेसिस पे हुआ, तो वो एक पूरा एप्लीकेशन मतलब आपके एडमिशन तक का आप डिस्कस करें कि कैसे कैसे हुआ। नहीं, एप्लीकेशन फॉर्म जनरल ही था कि बस एजुकेशन क्वालिफिकेशन फिल कर सकते हैं। और आइजर में इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट होने के लिए 3 क्राइटेरिया, फर्स्ट तो सीएसआईआर है ये, आप जेआरएफ हो तो आप क्वालिफाई हो उसके लिए। सेकंड गेट, कि गेट क्वालिफाई हो तो आप उसके लिए एलिजिबल हो। और थर्ड है कि अगर ऑलरेडी कोई प्रीवियस आइजर स्टूडेंट है तो उसको हम्म। गेट और सीएसआर ना भी हो, पर उसका सीजीपीए एमएससी के ड्यूरेशन में अगर 8 सीजीपीए से ज्यादा है तो वो भी एलिजिबल है उसके लिए, पीएचडी के लिए। ओके। हाँ, तो उसके फॉर्म फिलअप के बाद आप लोग शॉर्ट लिस्ट हो जाते हो मोस्टली, आई थिंक कि जेआरएफ वाले सारे कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट होते हैं। और ओके। गेट, शॉर्टलिस्ट। हाँ, शॉर्टलिस्ट फॉर द इंटरव्यू, क्योंकि इंटरव्यू तो आपका होता ही है एग्जाम्स के बाद। ओके। एंड देन फिर उस इंटरव्यू प्रोसेस में मान लीजिए मोस्टली जैसे आप बता रहे हैं कि सारे जेआरएफ शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं, तो अब आगे फर्दर कितनी परसेंटेज रहती है कि वो इंटरव्यू क्लियर करेंगे, मतलब जितने भी जेआरएफ कैंडिडेट्स हुए हैं, तो उनका क्या रहता है। वो परसेंटेज वेरी करता है कि उनके पास कितनी वैकेंसीज है पर ईयर या पर बैच। ओके। पर्टिकुलर प्रोफेसर्स के पास पर्टिकुलर वैकेंसीज होती है, किसी के पास 2 है, किसी के पास 3 है। तो वो हम्म। उस अकॉर्डिंग उस रेशियो में स्टूडेंट्स को इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं, और उसके बाद उनका इंटरव्यूज होता है। और ओके। इंटरव्यूज में, हाँ वही मोस्टली जैसे इंटरव्यूज है तो इंटरव्यू के टाइम में कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछते हैं, जस्ट बेसिक नॉलेज। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको रिसर्च के लिए प्रिपेयर करके आना है या वही बताना है। ओके, तो जितना मतलब आपने अपनी प्रिपरेशन के दौरान या फिर मास्टर्स बीएससी में जितना पढ़ा है, वो ही कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चंस यहाँ पे ये लोग पूछते हैं आपसे, हाँ। बेसिक। ओके। क्योंकि कई बच्चे सोचते हैं कि अगर हम बड़े इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं, तो ज्यादातर बच्चे तो यही माइंडसेट रहता है कि कैसा इंटरव्यू होगा, क्या होगा, तो मुझे जहां तक लगता है कि वो लोग शायद अप्लाई भी नहीं करते। वो फिर उनकी रैंक होती है, जेआरएफ क्लियर होता है, बट दे ऑप्ट फॉर द स्टेट यूनिवर्सिटीज, या मतलब इंटरव्यू के डर से तो वो स्टेट यूनिवर्सिटीज या वैसे ही नॉर्मल यूनिवर्सिटीज में ले लेते हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में। बट ये मे बी हमको सोचना चाहिए कि इस टाइप के जो इंस्टीट्यूट्स हैं, वो भी जनरलाइज क्वेश्चन और रिलेटेड टू योर स्टडीज ही पूछते हैं एट द टाइम ऑफ हाँ, इंटरव्यू। मतलब उनको वैसा स्टूडेंट चाहिए जिसको बेसिक नॉलेज हो सब्जेक्ट का। हम्म। बाकी जो एक्स्ट्रा नॉलेज है वो उसको पीएचडी के ड्यूरेशन में मिल जाता है, क्योंकि ओके। हम लोगों ने एमएससी तक सब कुछ पढ़ा है, वो सब थियोरिटिकल है। मोस्टली हम्म। थियोरिटिकल होता है, कंसेप्ट होते हैं। हम लोग रिसर्च से ओरिएंटेड कुछ ऐसा पढ़ते भी नहीं है, कुछ जनरल नहीं पढ़ते, कुछ रिसर्च पेपर्स भी नहीं पढ़ते। तो दैट्स वाई वो ओनली सिर्फ आपका बेसिक नॉलेज चेक करते हैं कि आपको कितना आता है। ओके। और इसी इसी दौरान वो लोग जो रीजनिंग है या कंसेप्चुअल
क्लियर है किसी स्टूडेंट्स के अंदर, तो उस बेसिस पे वो लोग कंसीडर करते हैं आप लोगों को हाँ, कि एज अ पीएचडी स्टूडेंट हम ले। तो और नेक्स्ट ये है कि सपोज कि इफ यू आर इन कोई भी रिसर्च फील्ड में आप हैं अभी, जो आपका बैकग्राउंड है, और वो बैकग्राउंड अगर आप मान के चले कि हम जब हायर लेवल पे जाते हैं तो वो बैकग्राउंड भी स्प्लिट होते हैं और बहुत सारे हमको और अपॉर्चुनिटी भी मिलती है। तो उस केस में अगर आपका इंटरेस्ट किसी एक फील्ड में है, बट उस फील्ड में आपको लगता है कि शायद मैं पीएचडी नहीं कर पाऊंगा या मेरे को समझ नहीं आ रहा, तो उस कोर्स वर्क के दौरान भी आप अपना जो डिसिप्लिन है वो तो सेम रहेगा, बट इंटरेस्ट आप चेंज कर सकते हैं जाके। सपोज कि इफ यू आर इन फिजिकल केमिस्ट्री फॉर एग्जाम्पल, और आपको अब आगे जाके नई चीजें क्लियर हो रही है, तो आप केमिस्ट्री में ही ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक या कोई और केमिस्ट्री बायोकेमिस्ट्री है तो वो आप ले सकते हैं एज अ हाँ, रिसर्चर, एज अ पीएचडी। एज अ रिसर्च स्कॉलर आपको पर्टिकुलर ड्यूरेशन मिलता है। सीएसआईआर भी आपको आई गेस 1 ईयर और 2 ईयर का टाइम पीरियड देता है। उस ओके। ड्यूरेशन में, हाँ, उस ड्यूरेशन में अगर आपको लगता है कि नहीं ये टॉपिक ऐसा है जो मैं नहीं कर पाऊंगा 5 साल तक, ऑब्वियसली बहुत से लोगों के साथ होता है, ऐसा तो है नहीं कि जस्ट के रिसर्च इंटरेस्ट देख के आप लोग 5 साल काम कर सकते हो। हम्म। नहीं भी होता कई बार, तो आप वो लोग चेंज कर सकते हो। पर आई थिंक सेम यूनिवर्सिटी में चेंज करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। ओके। हम्म। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपसे कि जितनी भी आपकी एकेडमिक जर्नी जो रही है फ्रॉम मास्टर्स और अभी आप पीएचडी कर रहे हैं, तो इस दौरान में आपने कहीं कोई इंटर्नशिप, सपोज कि अगर आपको रिसर्च फील्ड लेबोरेटरी फील्ड में जाना है, तो आपने अगर कोई इंटर्नशिप या डिसर्टेशन प्रोग्राम कुछ किया हो और उस बेसिस पे आपको यहाँ पे हेल्प मिल रही हो, सपोज यू आर नॉट अ फ्रेश कैंडिडेट कि आपने पहले इंटर्नशिप करी है और अब यहाँ पे आपको पता है कि हाउ चीजें कैसे काम करती है, तो क्या वो हेल्पफुल होंगी या आपके लिए हेल्पफुल है इस ड्यूरिंग द पीएचडी जो भी आप अभी कंडक्ट कर रहे हैं? नहीं, ऑब्वियसली जो प्रोजेक्ट वर्क वो लोग अपने एमएससी में या डेजर्टेशन करते हैं वो उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। उनसे उनको आइडिया मिल जाता है और एक्सपोजर मिल जाता है कि हमको पीएचडी में इस लाइन में जाना चाहिए। मेरा मतलब मेरे एमएससी के टाइम में मेरा कोई ऐसा कोई प्रोजेक्ट वर्क या डेजर्टेशन था नहीं। हम्म। तो उसके लिए शायद मुझे ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा ये टॉपिक ढूंढने के लिए, रिसर्च इंटरेस्ट ढूंढने के लिए कि मुझे किस साइड काम करना चाहिए। हम्म। ओके, तो मतलब यही है कि अगर आपने पहले एक्सपीरियंस की लिया हुआ है किसी भी फील्ड में, लैब या इंडस्ट्री जो भी है, तो उससे आप तो अपनी पीएचडी की जर्नी थोड़ी इजी बना सकते हैं और आपको एक्सपोजर मिल सकता है कि आपको इस थीम में या इस डिसिप्लिन में बेटर काम करना है। ऑब्वियसली। ओके। और हम लास्टली हम यही बोलेंगे कि आप मतलब अभी जो एमएससी बच्चे हैं या फिर जो भी बच्चे पीएचडी कर रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या एडवाइस या गाइडेंस ऐसी प्रोवाइड करें कि जो भी स्पेशली फ्रॉम योर स्टेट राजस्थान में, या कुछ ऐसी फंड्स या फिर कोई भी स्कॉलरशिप अपार्ट फ्रॉम सीएसआईआर, मतलब कुछ भी एडवाइस अगर आप हमारे जो जितने भी ऑल अराउंड लैब के मेंबर्स हैं हमारे चैनल पे, उनको क्या देना चाहेंगे ये गाइडेंस? आई थिंक एग्जाम तक का सब कुछ बताते हैं। हर कोई बोलता है एग्जाम क्रैक करो उसके बाद लाइफ इजी हो जाएगी। बट जो एग्जाम के बाद से लगाकर पीएचडी ज्वाइन करने के बीच का जो टाइम पीरियड है वो हम्म। कोई डिस्कस नहीं करता। उ- कोई ये जनरलाइज नहीं करता कि उस टाइम पीरियड में कहाँ जाना चाहिए, कहाँ अप्लाई करना चाहिए, कौन सा रिसर्च टॉपिक चूज करना चाहिए। तो आई थिंक हम्म। एमएससी स्टूडेंट्स, मुझे जैसे नहीं पता था, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे एमएससी स्टूडेंट्स को ये चीजें पहले से पता होनी चाहिए। उनको बहुत कुछ ऐसा रिसर्च करके रखना चाहिए कि नहीं, एग्जाम निकल जाएगा तो उसके बाद का भी बहुत लंबा पाथ है पीएचडी ज्वाइन करने तक का। हम्म। तो वो उनको थोड़ा सॉर्टेड रहना चाहिए उस अकॉर्डिंग। ओके। तो एग्जाम जो आपका रिजल्ट आता है सीएसआईआर का, और उसके बाद जब एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होते हैं, तो उसके बीच में आई थिंक हमको 2 से 3 मंथ्स मिलते हम्म। हैं। हाँ जी। तो वही तभी से ही अगर आपके दिमाग में ये पिक्चर क्लियर हो, स्टूडेंट्स के दिमाग में, कि हमको आगे किस इंस्टीट्यूट में करना है,
और हमको क्या करना है। तो वो जानकारी जो बच्चे हैं वो कैसे ले, गूगल से निकाले या फिर अपने जो पीयर ग्रुप है और बच्चों से पूछ के ले, मतलब उनसे डिस्कस करके ले या अपने टीचर से गाइडेंस करके ले, तो वो कैसे उनको हेल्पफुल रहेगा कि मतलब बेस्ट सॉल्यूशन क्या है इस चीज का, कि कैसे वो लोग अपनी जो एडमिशन प्रोसेस तक का सफर है वो कैसे इजी बना पाए। फर्स्टली तो ये है कि आप लोग प्रोफेसर से गाइडेंस ले सकते हैं, उनसे ज़्यादा ऑथेंटिक न्यूज़ कोई नहीं दे सकता आपको। हम्म। सेकेंडली है कि हमको लगता है कि हमें इस जगह जाना है या इस इंस्टीट्यूट में अप्लाई करना है, तो उसकी ऑथेंटिक वेबसाइट पे जाके उनकी सारी डिटेल्स मिल जाती हैं, हम्म। हम लोग उसको चेक कर सकते हैं। और अगर हमारे नोन में कोई ऐसा सीनियर या पीएचडी स्कॉलर है जो ऑलरेडी वहाँ है, तो वो भी आई हम्म। गेस हेल्पफुल, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन की फंडिंग से रिलेटेड, सपोज कि किसी का नेट एग्जाम हुआ है ओनली, या किसी एग्जाम में आपको फंडिंग नहीं मिल पा रही है, क्योंकि जेआरएफ और हाई परसेंटाइल बच्चों को मिल जाती है इजीली गवर्नमेंट से फंडिंग। तो उस केस में बच्चा पहले ज्वाइन कर ले पीएचडी, ये बाद में सपोज कि प्रोजेक्ट बेसिस पे ज्वाइन कर ले, बाद में फंडिंग का देखे, या सबसे पहले अपनी फंडिंग सिक्योर करे एंड देन पीएचडी ज्वाइन करे, तो मतलब आप क्या एडवाइस इसमें करना चाहेंगे। आई थिंक पहले फंडिंग हो जाना चाहिए उनका ज्वाइनिंग से पहले। अगर वो जैसे जेआरएफ मिल रहा है तो इंडिपेंडेंट फंडिंग है, तो वो इंस्टीट्यूट के सिलेक्शन प्रोसेस में भी बहुत इजी हो जाता है। अगर इंस्टीट्यूट आपको फेलोशिप प्रोवाइड कर रहा है तो उनका सिलेक्शन क्राइटेरिया शायद थोड़ा टफ होता है, अगर वो जेआरएफ स्टूडेंट के कंपेयर में करे तो। ओके। बिकॉज हर इंस्टीट्यूट के बाद लिमिटेड फेलोशिप है, लिमिटेड फंडिंग है, तो वो हम्म। अपना फंडिंग अगर किसी स्टूडेंट पे लगा रहे हैं तो उनको चाहिएगा कि वो स्टूडेंट शायद मे बी थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, थोड़ा एक्स्ट्रा हम्म। स्मार्ट हो। तो शायद जेआरएफ पहले से हम लोग सॉर्टेड रहते हैं तो वो इजी है हमारे लिए पीएचडी के लिए। हम्म। और एक ये क्वेश्चन पर्सनल मेरा था कि जैसे कि हम पीएचडी करना तो चाहते हैं, लेकिन हमारा सपोज कि एग्जाम कोई क्लियर नहीं हुआ या कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन हम अपनी, जैसे सपोज कि मैंने काफी इंटर्नशिप्स और डिसर्टेशन प्रोग्राम्स किए थे, तो आई नो हाउ लैब वर्क और किस तरीके से सारी चीजें हम पीएचडी में करेंगे, मतलब मेरे पास प्री एक्सपीरियंस था एक पीएचडी का। तो आपको ये क्या मतलब मेरे को ये डिफरेंस मुझे समझना है आपके थ्रू, कि अगर हम ये सारे एक्सपीरियंस लेके अपना सारा रिसर्च टॉपिक सॉर्ट आउट लेके किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के साथ काम करें, वहाँ क्या डिफरेंस होगा, और जो अच्छी यूनिवर्सिटीज है लाइक आईसर्स, आईआईटीज और एम्स, मतलब जॉब जो भी अच्छी कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, तो वहाँ क्या डिफरेंस आता है, क्या ये डिफरेंस आता है कि आपके जो सुपरवाइजर है या फिर आपका जो काम है वो बहुत अच्छे लेवल का है, या ये डिफरेंस आता है कि वहाँ पे आपको डाइवर्सिटी मिलेगी, या मतलब किस चीज में ऐसा डिफरेंस फील होता है कि आप अच्छे इंस्टीट्यूट में पीएचडी कर रहे हैं, तो वो कैसे वेरी करता है कि एक नॉर्मल या प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने में। मतलब ऐसा है कि जैसे हम लोग अच्छी इंस्टीट्यूट से पीएचडी कर रहे हैं, तो हमें नहीं पता कि हम लोगों के 5 साल के ड्यूरेशन में हमें क्या क्या चीज़ रिक्वायर्ड रहेगी, कौन से इंस्ट्रूमेंट, कौन से केमिकल्स। वो मे भी पॉसिबल है कि स्टेट यूनिवर्सिटी वो हमें प्रोवाइड नहीं कर सकती, बट हम्म। जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हो गए, आईआईटीज, आइजर्स हो गए, उनके पास ये ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं, उनके पास हम्म। इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है, उनके पास केमिकल्स अवेलेबल है, उनके पास फंडिंग है। तो जो हमें रिसर्च करने के लिए तो ज़्यादा इजी हो जाता है, हम लोगों को स्ट्रगल कम हो जाता है, हमारे सुपरवाइजर्स के पास नॉलेज ज़्यादा है, एक्सपोजर हम्म। ज़्यादा है, वो हम लोगों ओके। को बहुत ज़्यादा हाँ। हेल्प करता है। ओके, सो निकिता, थैंक यू वेरी मच। हमने आपका थोड़ा सा टाइम लिया, लेकिन ये जो डिस्कशन था और जो क्वेश्चन और आंसर्स थे हमारे जो भी मेंबर्स हैं ऑल अराउंड लैब के, तो वो बच्चों को काफी हेल्प मिली होगी आई थिंक इस इंटरव्यू से। और अगर हम आगे भी इन फ्यूचर भी अगर किसी को कोई डाउट आता है इस वीडियो से रिगार्डिंग या कुछ भी, और बच्चे अगर ये पूछना चाहेंगे आपसे और रिलेटेड क्वेरीज, तो डेफिनेटली हम रीच आउट करेंगे और सेशंस आपके साथ करेंगे। सो थैंक यू वेरी ऑब्वियसली। मच। ओके। नहीं, थैंक यू तो फॉर थैंक यू इनवाइटिंग वेरी मी मच। फॉर। ओके। थैंक यू।